जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आसाम प्रहरी ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। 15 जून का ये जो आसाम प्रहरी का सेशन है, ये आपके मेंस 2025 को टारगेट करके और प्रीलिम्स जो नेक्स्ट ईयर 2026 एपीएससी का प्रीलिम्स होगा, इन दोनों को टारगेट करके बनाया गया है। आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे वो टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे इलीगल माइग्रेंट्स और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर का ये एक हेडिंग है, इलीगल माइग्रेंट्स एंड ग्रोइंग टेनेट्कल्स। Then we will see about Sri Khagen Mahanta ji and his work in Assamese folk songs. Then Srimant Shankardev Award 2023 से related और when language becomes a barrier in Assam classroom, एक ये टॉपिक जो न्यूज़पेपर में मेंशन था, इनका रेलेवेंस भी किन पेपर के साथ है। जैसे हम अगर इलीगल माइग्रेंट्स की बात करें तो आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम ये जीएस पेपर 5 से रिलेटेड तो वही, पर आपसे ऐसे क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी जीएस पेपर भी यहाँ अटैच कर दिए हैं। जैसे हम जब श्री खगेन महंता जी के बारे में पढ़ेंगे तो आसाम के कल्चर में, आसाम के फोक सॉन्ग्स में इनका अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन है। बट ये क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये जीवित हैं इन्होंने कल्चर में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो जीएस पेपर 1 में जहां आर्ट एंड कल्चर पार्ट है उसे स्टेट के साथ कनेक्ट करके पूछ सकता है। इसी तरह से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 एंड 5 में बाकी टॉपिक्स किस तरह से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे लिए एक रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेशन जो मैंने पिछले आसाम प्रहरी सेशन से स्टार्ट किया है, कि आपको मैं एक न्यूज़पेपर का एक टॉपिक दूंगा, आप इस टॉपिक को पढ़िए एंड इससे आप ना अपने एसे राइटिंग के लिए या बाकी जीएस पेपर हो, जैसे एथिक्स हो या बाकी जितने भी जनरल स्टडीज के पेपर हो, उनके आंसर की वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो, आंसर की वैल्यू बढ़ा सकते हो। आज का रीड एंड रिफ्लेक्ट सेशन का टॉपिक क्या है? व्हाट अ फ्री स्पीच रेजाइम और व्हाट अ फ्री स्पीच रेजिम रिक्वायर्स। ये सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन वाला पार्ट, जून 13, 2025 में। मतलब आप इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन वाले पार्ट में जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। यह आर्टिकल आपको ऐसे लिखने में हेल्प करेगा ही। साथ ही साथ अगर हम फ्री स्पीच की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 में आ सकते हैं, राइट। इस तरह से ऐसे में जीएस पेपर 2 में एथिक्स के आंसर्स देने में, एथिक्स के केस स्टडीज में आपको ये आर्टिकल हेल्प करेंगे, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन। फिर उसके बाद जब हम बाकी टॉपिक्स डिस्कशन कर लेंगे, देन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। सेशन के एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स बेस्ड एज वेल एज मेंस बेस्ड, दोनों है ना। तो दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? इलीगल माइग्रेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड। आप यहां पे न्यूज़पेपर आर्टिकल की कटिंग देख सकते हो, जिसे हम लोग जीएस पेपर 2 और 5 के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट का प्रॉब्लम है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से ये इलीगल माइग्रेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, किस तरह से शुरू होता है, और इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं। इसके फैक्टर्स दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहां मैंने एक्सप्लेन किया है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। क्या है ये पुश एंड पुल फैक्टर, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे साथ। हम जरा ना बेसिक्स पे जाते हैं, एकदम बिगिनिंग पर। आसाम का जो बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है स्पेशली बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ आसाम का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पोरस है। पोरस होने की वजह से ना, ये पोरस जो हमने वर्ड लिखा, इसके वजह से क्या है कि इलीगल जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो इलीगल एंट्री होती है, वो इलीगल एंट्री ना बड़ी इजी हो जाती है। इसको ना मॉनिटर कर पाना मुश्किल हो जाता है पोरस बॉर्डर की वजह से। अगर बॉर्डर मान लो सपोज जैसे ये हमारा आसाम हो गया, तो अगर बॉर्डर पूरी तरह से सपोज ऐसे प्रोटेक्टेड है वायर से ही या बाकी किसी टेक्नोलॉजी से, तो इलीगल एंट्री वापस हो जाएगी। लेकिन पोरस बॉर्डर की वजह से, जैसे सपोज यहाँ पर वायर्स नहीं है या यहाँ रिवर्स हैं, रिवर्स के साइड से एंट्री कर रहे हैं, हिल्स के साइड से एंट्री कर रहे हैं, इसके वजह से ना काफी ज्यादा नंबर में इलीगल माइग्रेंट्स आते रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो ज्योग्राफी में भी अवेलेबल है और इसको अब आगे जाके एड्रेस करने की जरूरत है। सरकार धीरे धीरे इस पे वर्क कर रही है। इसको लेकर हिस्ट्री में भी, मतलब पहले भी आसाम एजिटेशन, अब आसाम एजिटेशन जो हम बात करते हैं तो इट होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जिसका मेन पर्पस था इसी लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन जो कि बांग्लादेश से हो रहा था उसको रोकना। तो आज हम 2025 में जब माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंडियन सोसाइटी वाले सेक्शन में आ सकता है या जीएस पेपर 5 में भी आ सकता है ना। दैट्स वाई जीएस पेपर 1 और 5 दोनों में इंपॉर्टेंट है।
तो इसके हिस्ट्री में हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा पहले भी एक प्रॉब्लम हो चुका है माइग्रेशन का, जिसको लेकर आसाम एजिटेशन स्टार्ट किया गया था, है ना। ऑल्सो हम आसाम एकॉर्ड का एग्जांपल दे सकते हैं कि आसाम एकॉर्ड 1985 का वो ऐसे ही इलीगल माइग्रेशंस को रोकने के लिए किया गया था, पर स्टिल उतना इफेक्टिव नहीं रहा। सो इलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम सिर्फ कंटेम्पररी 2025 का या 2024 का नहीं, बल्कि पहले का 1970s का भी या इंडिपेंडेंस के बाद का भी प्रॉब्लम है। इवन यहां पे आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने एक जो इमेज यूज किया है, वो इमेज क्या है, स्टूडेंट रैली ड्यूरिंग द आसाम मूवमेंट, कि आसाम मूवमेंट के ड्यूरेशन में, और काफी लार्ज नंबर में इस इमेज में आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स गैदर हैं सो दैट इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सके। हिस्ट्री में भी ऐसे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, स्पेशली ये दो, इन दोनों को आप याद रखिएगा, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा अपने मेंस के आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। अब हम फैक्टर की बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये इलीगल माइग्रेशन डे बाय डे बढ़ता जाता है या इसको रोकने में प्रॉब्लम होती है, किन फैक्टर्स की वजह से माइग्रेशन आगे चलता रहा। आजादी के बाद के सिचुएशन सच में डिस्टर्ब थे, बट आजादी के बाद से लेकर आज तक जो माइग्रेशन हो रहा है ऐसा क्यों है। देन वी सी इन फैक्टर्स को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब कि बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में कुछ ऐसी चीजें जो पुश कर रही हैं लोगों को कि आप असम की तरफ जाओ या त्रिपुरा की तरफ जाओ या इंडिया के बाकी स्टेट्स की तरफ जाओ। और फिर कुछ पुल फैक्टर होंगे, जब हम आसाम की बात करें तो आसाम में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उनको पुल कर सकते हैं, बंगाल में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उनको पुल कर सकते हैं, या बाकी नेबरिंग स्टेट्स में क्या फैक्टर्स हैं जो उनको पुल कर सकते हैं। इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, पुश फैक्टर में एंड पुल फैक्टर में, ठीक है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल ले लो, जैसे अभी अब ये सेशन कल आप लोग मॉर्निंग में देखोगे, है ना। आप जब मॉर्निंग में ये सेशन देख रहे हैं, आपने सपोज ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जब ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आपको भूख लग रही है, आपने लंच नहीं किया, आपको भूख लग रही है, तो आपने लंच अभी तक किया नहीं, ये आपके लिए पुश फैक्टर है, आपको खाने की तरफ पुश करने के लिए कि नहीं मुझे खाना चाहिए। और तभी उस टाइम में किचन से अच्छी अच्छी मम्मी खाना बनाकर ला रही हैं, या सपोज आपको कहीं से किसी ने एक बढ़िया सा रील भेज दिया जिसमें खाना बन रहा है, कोई आपने पिक्चर देख लिया, कोई आपने इमेजेस देख ली जिसमें अच्छी अच्छी डिशेस दिख रही हैं, वो पुल फैक्टर हो जाएगा, वो खाना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से पुश फैक्टर फुल फैक्टर में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो माइग्रेशन के लिए पुश फैक्टर जो बांग्लादेश में है वो क्या है, पॉवर्टी, लार्ज स्केल पॉवर्टी इन बांग्लादेश सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में वैसे ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से एग्जिस्ट करता था, 1971 से किस नाम से, बांग्लादेश के नाम से। तो पॉवर्टी के हालात इंडिपेंडेंस के टाइम में भी थे, तब भी माइग्रेशन हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद भी बांग्लादेश बनने पर भी पॉवर्टी के हालात थे, अभी तक हैं। और ये पुश फैक्टर हैं, गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग काम की तलाश में वहां से बाहर निकलते हैं। और इंडिया के बाकी जो इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इवन अब तो लोग दिल्ली तक भी काफी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो चाहे दिल्ली हो या फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स हो, यहां पर लोग आते हैं काम की तलाश में। पॉवर्टी एक पुश फैक्टर हो गया। दूसरा क्या, फ्लड्स। दो फ्लड इज ए प्रॉब्लम ऑफ असम एज वेल, बंगाल एज वेल, लेकिन त्रिपुरा एज वेल। पर बांग्लादेश में फ्लड का जो इशू है, इसके वजह से पहले से जो गरीबी के हालात है वो हालात और बेकार होते हैं, रहने को जगह नहीं होती है, कल्टीवेशन भी, एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं, बाकी इंडस्ट्री उतनी अच्छी है नहीं। फ्लड भी एक पुश फैक्टर बन जाता है जो उन्हें बांग्लादेश से इंडिया की तरफ पुश करता है। लैंड स्कैरसिटी, लैंड स्कैरसिटी ऐसा नहीं है कि जमीन इनके पास पूरी कम है, पर वो जो जमीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जो लैंड है वो फ्लड के वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, और जो कुछ भी प्रोडक्टिव पार्ट रहा तो हर जगह कुछ ऐसी कैटेगरी होती है, कुछ लोग होते हैं जो उन लैंड्स पे अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स द पीपल दे आर पुश्ड टुवर्ड्स इंडिया। अब इंडिया में ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनको हम पुल फैक्टर बोलेंगे। हम आसाम की बात करें तो लैंड अवेलेबिलिटी, जो लैंड यहां नहीं मिल रहा है वो लैंड यहां मिल गया, लेकिन इसके वजह से आसाम के लैंड में इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो इंडिजिनियस पीपल है उनको दिक्कत होगी। वेजेज, बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो सपोज अगर बांग्लादेश के इंडस्ट्री में या बांग्लादेश में किसी और वर्क में इन्वॉल्व हैं, वहां पे उनको वेजेज काफी कम मिलेगा। उसके कंपैरिजन में ये यहाँ आसाम में आकर वेजेस उसके कंपैरिजन में ज्यादा वेजेस ले सकते हैं, डेली वेजेस ले सकते हैं, मंथली वेजेस ले सकते हैं। अब इसके वजह से ना इंडिजिनियस पीपल जो है उनको लॉस होगा, क्योंकि जो इंडिजिनियस पीपल है वो सपोज कि वो दिन का 200 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहा है, पर जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो दिन के 200 क्या है, वो दिन के 100 पे भी वर्क कर लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उनके बांग्लादेश में उनको दिन का 50 मिल रहा था।
तो ये जो हाई वेजेज है उनके लिए, वो उनके लिए एक पुल फैक्टर हो गया कि वो इंडिया आकर काम कर रहे हैं, आसाम आकर काम कर रहे हैं। पर जो इंडिजिनियस कम्युनिटी जिसको 200 रुपए चाहिए थे, रेस्पेक्टफुल वेजेज चाहिए, अब जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो तो उन इलीगल माइग्रेंट्स को दे देंगे क्योंकि उनको कम वेजेज में काम हो रहा है। इंडिजिनियस पीपल के लिए वेजेज की स्कार्सिटी हो जाएगी। दैट्स वाई एक प्रॉब्लम बना हुआ इलीगल माइग्रेशन। एंड कल्चरल टाइज, नॉट ओनली इन आसाम बट इन बंगाल एंड त्रिपुरा द कल्चर इज समवेयर सिमिलर। क्योंकि इंडिया का ही तो पार्ट था ना, तो कल्चर में सिमिलरिटी तो दिखेगी। कंप्लीटली सिमिलर नहीं बट बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेगी, कंप्लीटली एक जैसा नहीं बट सिमिलरिटी तो है। तो इसलिए आसाम हो या त्रिपुरा हो या फिर बंगाल हो या फिर बाकी और स्टेट्स हो जहां पर माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, वो एक पुल फैक्टर बन जाता है कि लोग खींचे चले आते हैं। ये फैक्टर्स हो गए जिसको हमने पुश और पुल दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। और ये कैटेगरी याद रखिएगा आप मेंस के आंसर के लिए। एक बार मैंने फिर से यहाँ पर इन्फोग्राफिक की हेल्प से यहाँ एक्सप्लेन करके रखा है कि व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन। इकोनॉमिक के केस में, सोशल फैक्टर्स के केस में, पॉलिटिकल फैक्टर। अच्छा, ये पॉलिटिकल फैक्टर भी डिस्कस करने वाली बात है। पॉलिटिकल फैक्टर हम यहाँ पे बांग्लादेश के पॉलिटिकल फैक्टर नहीं, अपने इंडिया के पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोटर आई कार्ड बनवाना, सरकार हर बार नए स्टेप्स लेती है कि वोटर आई कार्ड में ऑथेंटिसिटी हो, वोटर आई कार्ड में जो सच में एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको ही वोटिंग का राइट मिले। पर फिर भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं कई सारे फ्लॉ हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वोटर आई कार्ड बनवाना बड़ा आसान हो जाता है कुछ लोगों के लिए। और इसका फायदा कुछ पॉलिटिशियंस उठाते हैं जो इलीगल सेटलर्स को भी वोटर आई कार्ड बनवा देते हैं, जिससे उन्हें फायदा मिले इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा इलेक्शंस में। तो एक पॉलिटिकल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे माइग्रेशन ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि इलीगल माइग्रेंट्स को वापस हम भेजने में भी दिक्कत होती है। ज्योग्राफिकल फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस कि हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते हैं, करप्शन है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड है ही। आप इस तरह से भी फैक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। अब हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, देन हम इन फैक्टर्स को ना और डिटेल में अलग अलग करके बात करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पोरस बॉर्डर, देखो इन्फोग्राफिक के हेल्प से, पुल फैक्टर के हेल्प से, बार बार मैं इसलिए क्लासिफाई कर रहा हूं, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप ना आंसर लिखने के जो डिफरेंट वेज होते हैं वो आपके माइंड में रहें। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन। डिटेल में एनालिसिस करने का, डिस्कशन करने का यही एक पर्पस होता है। भगा भगा के 10 मिनट में इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, पर मैं 10 मिनट एक ही टॉपिक पे इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके मेंस की आंसर राइटिंग इंप्रूव हो, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस बने, राइट। दैट्स वाई हम बार बार एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पोरस बॉर्डर, आपको हेडिंग भी बनाने आना चाहिए ना, क्योंकि कई स्टूडेंट अपने मेंस के आंसर राइटिंग में जब उनके मेंस के आंसर देखते हैं तो मेंस के आंसर में स्कोरिंग आंसर नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि उनके हेडिंग्स, सब हेडिंग वो प्रॉपर नहीं बनती है। That's why pay attention to these details. जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पोरस बॉर्डर, तो यहां पे हमने ज्योग्राफिकल जो कॉजेज हैं उनको भी ले लिया, हमने पोरस बॉर्डर की भी बात कर ली कि ज्योग्राफिकल कॉजेज के वजह से भी है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उनके वजह से भी पोरस बॉर्डर सही नहीं हो पाता है। देन पुश फैक्टर्स इन बांग्लादेश, पुश फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बांग्लादेश में क्या क्या फैक्टर है जो पुश फैक्टर के रूप में प्रेजेंट है। पुल फैक्टर्स इन आसाम, आसाम में पुल फैक्टर्स क्या हैं, अगर सपोज किसी दूसरे स्टेट के लिए जीएस पेपर 1 में पूछा आप वहां भी लिख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी, पॉलिटिकल लैक ऑफ विल या पॉलिटिकल सपोर्ट जो इलीगल सेटलर्स को सपोर्ट करता है। इस तरह से 4 हेडिंग बनाकर, 5 हेडिंग बनाकर आप अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। हेडिंग सब हेडिंग्स को ध्यान रखिएगा कैसे बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंपैक्ट क्या होता है इलीगल माइग्रेशन का। तो इलीगल माइग्रेशन का इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न, अब इस सिक्योरिटी कंसर्न को हम कैसे देखें, यहां पे तो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करके रखा है। जो इंडिजीनियस पीपल है वर्सेस जो इलीगल माइग्रेंट है, तो इनके बीच ना कॉन्फ्लिक्ट आए दिन की बात हो चुकी है। आप अभी भी रिसेंट में देख सकते हैं कि धुबरी में एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कम्युनल टर्न ले रहा है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना, ऐसे डिस्प्यूट्स डे बाय डे अराइज हो रहे हैं। सरकार को, ना सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट को बल्कि स्टेट की गवर्नमेंट के साथ साथ इंटर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक कंसर्न बना हुआ है कि जो इलीगल सेटलर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सरकार को ऐसे काफी ज्यादा सबूत मिलते हैं, काफी ऐसे सोर्सेस से इन्फो मिलता है कि उनके वजह से ना सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिजीनियस कम्युनिटी के लिए या फिर जो ओरिजिनल इंडिया के, भारत के निवासी हैं उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स राइज हो रहे हैं। सो एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से इलीगल माइग्रेशन को रोकने की जरूरत है।
इकोनॉमिक इंपैक्ट का मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया कि इलीगल माइग्रेंट्स लेस वेजेस में भी काम कर लेंगे, पर वो वेजेस किसका छीन ले रहे हैं, जॉब्स किसका छीन ले रहे हैं, लोकल पीपल का। कई वेलफेयर स्कीम, अब इस वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा कहां से आता है, तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा आता है टैक्स पेयर्स का। आप चाहे इनडायरेक्टली टैक्स पे करो जीएसटी के फॉर्म में, या डायरेक्ट टैक्स पे करो इनकम टैक्स के फॉर्म में। तो इन टैक्स पेयर के हमारे तुम्हारे तुम सारे लोग जो वीडियो देख रहे हो, एस्पिरेंट हो, वो भी टैक्स पे करते हैं। टैक्स पेयर के पैसे से वेलफेयर स्कीम चलती है, पर वेलफेयर स्कीम का पर्पस तो होना चाहिए इंडिया के सिटीजन ना, पर अब उसका फायदा ले जाते हैं इलीगल माइग्रेंट भी। तो इकोनॉमिक भी इंपैक्ट पड़ रहा है। डेमोग्राफिक एंड कल्चरल इंपैक्ट भी, डेमोग्राफिक एंड कल्चरल इंपैक्ट, इसका फायदा पॉलिटिशियंस बड़ा उठाते हैं, जैसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स रन करना, कम्युनल टेंशन को और बढ़ावा देना, इंडिजीनियस कम्युनिटी के लिए अपने ही घर में ऐसा फील करना कि वो अनसेफ है, डेमोग्राफी चेंज होना, और इस तरह से चेंज होना, जैसे स्पेशली यू कैन मेंशन एग्जांपल ऑफ ढुबरी, और अभी न्यूज में ढुबरी ही है जहां पर कम्युनल टेंशन के हालात बन चुके हैं। तो इंडिजीनियस कम्युनिटी, जो लोग एथनिक कम्युनिटी है, जो भारत के निवासी हैं, आसाम भारत के निवासी हैं, उनके लिए डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी बनना कि उनका कल्चर, उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, काफी हद तक कई बॉर्डरिंग स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज हो चुकी है। सो एक लार्ज स्केल पे इंपैक्ट पड़ता है अलग अलग सेक्टर में, सोसाइटल इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है, पॉलिटिकल इंपैक्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं जिससे कि इस एड्रेस को इशू किया जा सके। तो पहले ही मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बताया कि हम आसाम अकॉर्ड की बात करते हैं, इसके बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी, अब इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हो चुका था, जिस प्रोटेस्ट के कुछ वैलिड कॉज थे, कुछ वैलिड कंसर्न्स थे, बट पॉलिटिकली सपोर्ट करके वोट बैंक को बचाने के लिए भी प्रोटेस्ट करवाया गया था। हम देख चुके हैं पॉलिटिकल किस तरह से फायदा उठाया जाता है। सो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है जिससे इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है स्टेट्स को या यूनियन गवर्नमेंट को कि इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, राइट। एंड अदर मेजर्स, जैसे एक मेजर जो पहले लिया गया था, इस एक्ट पे ध्यान दो, IMDT एक्ट, अभी ये एक्ट हटा दिया गया है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट, IMDT एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया 2005 में। पहले ये एक्ट बनाया गया था इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए, हालांकि ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। तो अब इस एक्ट की जगह जैसे एनआरसी जगह ले ले या बाकी एक्ट्स हो, इन एक्ट्स की हेल्प से भी इलीगल माइग्रेशन को रोका जाएगा। पर फिर भी कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं। चैलेंजेस क्या? वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम। अब वोटर आईडी कार्ड मोस्ट ऑफ के लोगों के पास है, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास है, तो चाहे एनआरसी मेंटेन करने की बात हो या फिर एक सपोज सिंपल हमें एक रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो कि कौन इंडिजीनियस सेटलर्स हैं, कौन ओरिजिनल सेटलर्स हैं, कौन इलीगली माइग्रेट करके आए हैं, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ना जितना देखने में आसान लगता है, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर उतना ही मुश्किल हो जाता है। जो भी चाहे हमारे दोस्त हों, या जैसे पहले मेरे फादर ही वॉज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एग्जैक्टली उनका ये रोल नहीं था, या रिलेट बाकियों की बात करें, अपने सिबलिंग्स की बात करें जो आईबी में हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए ना एक टेडियस टास्क है। जब भी मैं अपने सिबलिंग से बात करता हूँ जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है, उनके लिए एक टेडियस टास्क हो जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको सेग्रीगेट करना, और फिर सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सपोज इनके वेरिफिकेशन का काम करेंगी या बाकी काम करेंगी, उनके लिए इंफॉर्मेशन उतना क्लियर नहीं होगा, और जब इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा तो एक्ट नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन राइट का कंसर्न अराइज हो जाता है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट में कोई एक केस चला जाएगा, कोई इंटरनेशनल ह्यूमन बॉडी आपके ऊपर आ जाएगी। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, अब ये इंस्टीट्यूशनल इश्यूज क्या है? इंस्टीट्यूशनल इश्यूज अराइज होते हैं ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के वजह से इंस्टीट्यूशनल इश्यूज अराइज होते हैं करप्शन की वजह से, कि सपोज आपको इंफॉर्मेशन भी मिल गया, आपने वेरिफिकेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन करप्शन की वजह से या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से वो काम नहीं हो पाता है। एंड देन डिप्लोमेटिक कॉन्स्टेंट, बांग्लादेश के साथ स्पेशली प्रेजेंट में अब इतने भी अच्छे रिलेशन नहीं है कि हम लोग माइग्रेंट्स को भेजें और वो लोग हाथ फैला के एक्सेप्ट कर लें। इवन जब अच्छे रिलेशन थे तब भी माइग्रेंट्स को भेज पाना उतना आसान नहीं था, अभी तो रिलेशन भी उतने अच्छे नहीं है। एंड दैट्स वाई ये चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं जिसके वजह से हम एड्रेस नहीं कर पाते, राइट। इस तरह से ना डिटेल में आपको इन इश्यूज को देखना है ताकि आपके मेंस के आंसर बढ़िया हो सके। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक। यहां पर आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 और 5 से मैंने रिलेट किया है कल्चर वाले पार्ट से। श्री खगेन महंता जी, द इटर्नल वॉइस ऑफ असमीज फोक सॉन्ग, असमिक कल्चर, इनके बारे में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल यहां पे लिखा हुआ है। ही हैज बीन पास्ड, पर मैं बार बार श्री नाम लेकर इनको इसलिए रेफर कर रहा हूं,
इनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गीय भी हम इनके नाम के साथ लगा सकते हैं, पर श्री इसलिए क्योंकि जो एक कलाकार होता है ना, एक आर्टिस्ट होता है, वो उसकी कभी डेथ नहीं होती है, वो हमेशा जिंदा होता है अपने काम से, राइट। अब इनका क्या रोल है आसाम के फोक सॉन्ग में, तो सबसे पहले हम इनका रोल पढ़ लेते हैं कि आसाम के फोक कल्चर को डेवलप करने में इनका क्या रोल है। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जो इन्होंने अपने म्यूजिक के बारे में बताया, ही बिलीव्ड दैट म्यूजिक शुड एडुकेट, इंस्पायर एंड अपलिफ्ट। ये अच्छे कलाकार के पहचाने और इसलिए ऐसे कलाकार कभी नहीं मरते हैं कि म्यूजिक का यूज एडुकेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए एंड अपलिफ्ट करने के लिए लोगों को है। सोशल वर्कर्स जो होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, पर एक आर्टिस्ट भी अपने काम से अपलिफ्ट कर सकता है, ये इन्होंने बताया। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। श्री खगेन महंता जी, ही इज नोन एज द किंग ऑफ बिहू। बिहू जो कि आसाम के कल्चर का पार्ट है, एक फोक डांस भी है, एक फोक कल्चर का भी पार्ट है, फोक सॉन्ग का भी पार्ट है, उसके किंग के रूप में, उसके अनडिस्प्यूटेड किंग के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन August 17, 1942 और अगस्त का महीना क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाना जाता है ना। नगांव में इनका जन्म हुआ। एक बड़े ही हम्बल रूरल बैकग्राउंड से निकलकर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इनकी डेथ जून 12, 2014 को होती है। बट अपने इस कैरियर में इन्होंने अपने वर्क से, म्यूजिक के हेल्प से, इन्होंने ना सिर्फ आसाम में बल्कि पूरे इंडिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इनको डिफरेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे फिल्म क्राफ्ट अवार्ड, संगीत नाट्य एकेडमी या संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड, श्री मोय अवार्ड एंड संगीताचार्य अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, माई जियो भी भारत गवर्नमेंट की मेरी सरकार पर यहाँ पर बिहू सम्राट के नाम से भी इनको रेफर किया जा रहा है। हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका की कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट ही प्रिजर्व एंड प्रमोट असमीज फोक म्यूजिक। असमिक फोक म्यूजिक जिनको हम बिहू गीत के नाम से, टोकरी गीत के नाम से, लोक गीत के नाम से जानते हैं, इसको प्रिजर्व करना और प्रमोट करना, और वो भी रूट से कनेक्टेड रहकर। जो लिरिक्स भी ये लिखते थे तो वो लिरिक्स इस तरह से लिखते थे, जिन लिरिक्स को इन्होंने यूज किया जो कि आसाम के लोकल कल्चर को, रूट्स को दिखाएगा। ही मेंटेन्ड द कल्चरल आइडेंटिटी एंड यूनिटी। एक आर्टिस्ट अपने काम से कल्चरल यूनिटी को भी प्रिजर्व कर सकता है, और कुछ लोग अपने काम से ऐसे सॉन्ग लिखकर या ऐसे पर्टिकुलर कोई पोस्ट लिखकर कल्चरल यूनिटी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। बट ही वॉज अ ट्रू आर्टिस्ट जिन्होंने अपने वर्क से ना सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट किया बल्कि यूनिटी भी प्रमोट किया, स्पेशली उस टाइम में जब टर्बुलेंट पीरियड चल रहे थे। तो दैट इज वन ऑफ हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सोसाइटी को भी बांध के रखने का। इनका एसोसिएशन इप्टा के साथ, इप्टा के बारे में तुम में से कई लोग जानते होंगे या एसोसिएटेड भी होंगे, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। कई दोस्त मेरे इस इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से हैं जो आगे जाकर फिर एनएसडी तक भी पहुंचे, है ना। आप शुरुआत करते हैं इप्टा से, आगे एनएसडी भी पहुंच सकते हैं। तो इनका एसोसिएशन इप्टा के साथ होने की वजह से इन्होंने जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट जब भी हुए हैं सोशल अवेयरनेस के लिए या पॉलिटिकल हार्मोनी के लिए, तो अपने आर्ट के हेल्प से इन्होंने उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, थिएटर के हेल्प से। देन कंपोजर एंड इनोवेटर के रूप में इन्होंने हमेशा जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे डोटारा हो गया, पेपा हो गया, ढोल हो गया, इनको यूज किया, और फोक ट्रेडिशन में जो ऑथेंटिसिटी बनी रहे। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो पड़ता है फोक सॉन्ग्स में, पर उस इम्पैक्ट के सिर्फ प्रॉस बने, उस इम्पैक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे, कॉन्स ना बने, इसको मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी इन्होंने बड़े अच्छे से निभाई है। राइट, आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा फोक सॉन्ग्स पर, फोक कल्चर पर बेस्ड। रिलेवेंस क्या होगा फोक म्यूजिक का, क्यों हम आज इनके बारे में या फोक म्यूजिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो फोक म्यूजिक होता है, बीट बिहू और बीट एनी अदर फोक कल्चर, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो गरबा हो गया, कलबेलिया हो गया, वो सारे, उनका एक पर्पस क्या होता है कि वो लाइफ इवेंट्स को ना, हर लाइफ इवेंट में, चाहे वो जन्म की बात हो गई या इंसान की डेथ की बात हो गई, हर जगह पर वो इंसान के लाइफ में प्रेजेंट रहता है, चाहे मैरिज हो गया, डेथ हो गया, एग्रीकल्चर फेस्टिवल हो गए, सरस्वती पूजा हो गई, हर जगह प्रेजेंट रहेगा। मीडियम ऑफ ओरल ट्रांसमिशन एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन। फोक कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, हालांकि ये एक डिमेरिट भी हो जाता है कि फोक कल्चर के लिए ना हमारे पास रिटन लिटरेचर कम होते हैं, ये एक डिमेरिट भी है जिसके वजह से इसके कंजर्वेशन एफर्ट स्लो हो जाते हैं। बट ओरली पास करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, श्रुति परंपरा जो होती है ना, जिसपे वेद बनाए गए थे, श्रुति सुनना, स्मृति अपने दिमाग में रखना, तो इस श्रुति ट्रेडिशन से या ओरल ट्रेडिशन से फोक म्यूजिक या फोक कल्चर ट्रांसमिट किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड सीजनल रिदम्स। एग्रीकल्चर के साथ, अब भारत किसानों का देश है, भारत खेती का देश है, तो एग्रीकल्चर साइकिल के साथ, अगर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम क्या यूज कर सकते हैं,
आहू गीत जो कि प्लांटिंग के टाइम में, एंड बिहू गीत ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग के पहले भी प्लांटिंग के बाद भी। कल हम प्री सिक्योर में मैंने तुम्हारे साथ चापचार कूट फेस्टिवल के बारे में बात की। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है चापचार कूट फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल की यूनिकनेस क्या, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, पॉज करके आंसर बताओ। और क्यों किया जाता है वो भी मैंने तुम्हें बताया था कि चापचारकोट फेस्टिवल हार्वेस्ट शुरू करने से पहले ही जब झूम कल्टीवेशन के लिए क्लीन किया जाता है तो मेहनत तो लगी, अब उस मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल बनाया जा रहा है। तो ऐसे फेस्टिवल्स में, अब आसाम की हम बात करें तो आसाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं, वहां पर भी बिहू का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। देन स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस क्या कि चाहे बिहू सॉन्ग हो गए, बिहू नृत्य हो गया, या बाकी कोई फोक कल्चर हो गया, उसका ना सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी दिखाता है। भक्ति मूवमेंट, इंडिया के जिस जिस पार्ट में भक्ति मूवमेंट का ग्रोथ हुआ, तो भक्ति मूवमेंट कहीं ना कहीं इंडिजीनियस या लोकल कल्चर से रिलेट होकर ही ग्रो हुआ। इसलिए हर भक्ति मूवमेंट की अपनी एक यूनिकनेस भी है कि वो भगवान के भजना, भगवान के प्यार को, चाहे वो अल्लाह हो या फिर भगवान हो, इस्लाम में हो या हिंदुइज्म में हो, उसको दिखाया गया। यूनिकनेस ये रहा, पर हर जगह अपना एक लोकल टच भी रहा, एक इंडिजीनियस टच भी रहा हर रीजन का। टूल ऑफ सोशल कोहेजन एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जितने भी फोक सॉन्ग्स होंगे, फोक डांस होंगे, उसमें रिलीजियस बॉन्डिंग्स को रिजेक्ट करके, रिलीजियस बॉन्डिंग बोल रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस को रिजेक्ट करके कम्युनल बॉन्डिंग को प्रमोट की जाती है। ऑल्सो कैरियर ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज एंड इकोलॉजी, इंडिजीनियस नॉलेज को प्रमोट करना। इकोलॉजी का कनेक्शन कैसे, इकोलॉजिकल विजडम कैसे, अब जब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर की अगर आप वैल्यू कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर की वैल्यू के साथ साथ इकोलॉजी के बाकी एस्पेक्ट्स की भी वैल्यू करोगे। आप एनिमल्स ट्री का रिस्पेक्ट ऐसे ही करोगे, उनका प्रोटेक्शन करते रहोगे। इंपावरमेंट ऑफ वीमेन एंड मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, सोसाइटी का एक जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है, जैसे हम वीमेन की बात करें तो वीमेन दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट वेरी एंथुजियास्टिकली इन सच काइंड ऑफ फोक इवेंट्स, चाहे वो बिहू डांस की बात हो गई या बाकी किसी फोक कल्चर की बात हो गई, कीर्तन की बात हो गई, इन सब में विमेन का इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन होता है, तो उनको भी एक आवाज देता है हमारा फोक कल्चर, फोक सॉन्ग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स टू प्रिजर्वेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस। कल्चरल इरोजन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ रहा है ना, तो जो कल्चर है, एथनिक कल्चर है, हम देखते हैं कि वो एथनिक कल्चर ना कम होता जाता है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है। राइट, ओरल डिपेंडेंसी, इसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया कि लिटरेचर का लिखा हुआ नहीं होना या डॉक्यूमेंटेशन कम होना, इसके वजह से प्रिजर्वेशन एफर्ट कई बार कम हो जाते हैं, सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं। इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव्स, जो आर्टिस्ट हैं, कई फोक आर्टिस्ट, हर किसी को रोटी चाहिए। अब जब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ते जाती है, इकोनॉमिक नीड बढ़ते जाती है, तो ये फोक आर्टिस्ट अपने उस फोक कल्चर को छोड़कर दूसरे, सपोज आर्टिस्ट हैं, म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं, पर अब वो फोक म्यूजिक नहीं बजाएंगे, फोक म्यूजिक को नहीं प्रमोट करेंगे, वो किसी फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट बन गए, टीवी सीरियल के पार्ट बन गए, जिसके वजह से भी डिग्रेडेशन होता है फोक कल्चर का। नेग्लेक्ट इन एडुकेशन एंड मीडिया, एडुकेशन वैसे भी हमने ब्रिटिश मोड का एडुकेशन अडॉप्ट किया, जिसके वजह से फोक कल्चर्स को या बाकी इंडिया की इंडिजीनियस नॉलेज को प्रमोट करना भूल गए थे, अब इन चीज को धीरे धीरे सही किया जा रहा है। माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अनदर बिग रीजन, माइग्रेशन की वजह से या डिस्प्लेसमेंट की वजह से आर्टिस्ट का भी ये नॉलेज सिस्टम डिग्रेड होता है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इकोसिस्टम एंड जनरेशनल डिस्कनेक्ट, ट्रेडिशनल इकोसिस्टम और जनरेशनल डिस्कनेक्ट क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इतना पड़ रहा है कि लोग बेला चाव जरूर गाते हैं पर बिहू के गीत भूलते जा रहे हैं। बेला चाव मनी हाइस्ट का, तो बेला चाव स्पेनिश सॉन्ग था, पर यूथ के जवान पर है बेला चाव, यूथ के जवान पर है गेम ऑफ थ्रोन्स, पर अपने लोकल कल्चर में पहले कोई दादी नाने की कहानियां थी, कालिदास की कहानी थी, वो लोग भूलते जा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल गैप, जनरेशनल गैप और ट्रेडिशनल वैल्यू का जो इरोड हो रहा है, ये बड़ा कंसर्न है, और इसलिए प्रिजर्वेशन एफर्ट्स भी स्टार्ट करने चाहिए। तो प्रिजर्वेशन एफर्ट क्या होगा, जैसे असम की जो असम गवर्नमेंट कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, दे ऑर्गेनाइज फेस्टिवल्स, संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड है, नेशनल मिशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, नेशनल मिशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मेन पर्पस ही है कि ऐसे जो कल्चरल इंटेंजिबल कल्चर जैसे डांस, म्यूजिक, थिएटर, सॉरी थिएटर, ये सब इंटेंजिबल कल्चर हो गए,
और कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो टेंजिबल आर्ट फॉर्म हो गया। तो नेशनल मिशन ऑफ ऑन इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का पर्पस ही है कि ऐसे इनटेंजिबल आर्ट को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। इंक्लूजन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडिजिनियस आर्ट फॉर्म को, चाहे वो क्लासिकल डांस हो या फोक डांस हो या फोक कल्चर हो, उसको प्रमोट करने की बात करना। कम्युनिटी एंड एनजीओ इनिशिएटिव से भी हम प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल से, कि अगर ऐसे फोक कल्चर पे या फोक सॉन्ग पे बेस्ड, अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल तुम दे सकते हो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। अगर बिहू के इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच रहे हैं, वहां उनको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, तो कितना बढ़िया प्रमोशन की बात है कि ना सिर्फ स्टेट लेवल पर, ना सिर्फ रीजनल लेवल पर, ना सिर्फ नेशनल लेवल, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। तो ऐसे इवेंट्स यूट्यूब वीडियोज के थ्रू प्रमोट करना, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड बना के प्रमोट करना, ये सब नए नए एफर्ट्स हैं जिनसे हम इंडिजीनियस कल्चर को या फोक कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हमने सारे एस्पेक्ट इसके देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड पर। कल भी मैंने प्री सिक्योर में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023 का। मेंस पर्सपेक्टिव में इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023 किनको दिया गया। तो ये दिया गया डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को। डॉक्टर सोनल मानसिंह एक रिनाउंड डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं, जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनसे रिलेटेड और भी क्या अवार्ड्स, किस तरह से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जब इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो सोनल मानसिंह मैम, शी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। फिर उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी ये दूसरी डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और अब इन्हें श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड इसे गवर्नमेंट ऑफ असम ने एस्टेब्लिश किया है, जिसका पर्पस है कि जिस तरह से श्रीमंत शंकरदेव ने अपने वर्क से इन्होंने भक्ति मूवमेंट को यहाँ प्रमोट किया, कल्चर को एक नई दिशा दी, तो उसी तरह से इनके नाम से यह अवार्ड स्टार्ट किया गया कि आज भी जो लोग आर्ट के फील्ड में या कल्चर के फील्ड में, मास कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल सके। सोनल मानसिंह जी के ऊपर ये जो भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ भी मेंशन किए हैं। और जो प्री सिक्योर आसाम स्पेशल वाला जो प्री सिक्योर है ना, आज का जो प्री सिक्योर था आसाम स्पेशल जून 14 का, वहां पर भी आपको और बाकी एग्जाम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको भी देखिए, जिससे आपके मेंस के आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगी। बाकी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, सिग्निफिकेंस क्या है इस रिकॉग्निशन का, या फिर डॉक्टर सोनल मानसिंह का प्रोफाइल क्या है। देन कम टू लैंग्वेज बैरियर। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया, ऐसे आर्टिकल ना आपके ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। क्या लिखा गया था, व्हेन लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर इन आसाम्स क्लासरूम। जब क्लासरूम में लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है। लैंग्वेज ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए, जानवर जो होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होता है, बट हम इंसानों के लिए लैंग्वेज एक वैसा मीडियम है जो हम लोगों को कनेक्ट करता है। राइट नाउ जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में, आपके साथ इंग्लिश, हिंदी, असमीज, तमिल, बांग्ला, गुजराती, मराठी, इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी और भी फॉरेन लैंग्वेज हो गए, फ्रेंच हो गए, बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गए। तो लैंग्वेज ना हमें एक वो मीडियम देता है जिससे दो इंसान आपस में कनेक्ट कर सके। बट क्लासरूम की बात करें तो लैंग्वेज कई बार बैरियर भी बन जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई, हर इंसान जब अपने घर में बड़ा होता है तो वो नेटिव लैंग्वेजेस का सहारा लेकर, क्योंकि घर में अपने नेटिव लैंग्वेजेस बोलना सीखता है। हालांकि आजकल बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश सिखाया जा रहा है, वो एक अलग बात है, बट नेटिव लैंग्वेज का ज्ञान मिलना चाहिए। वो आपके कल्चर को प्रिजर्व करने का और आगे प्रमोट करने का एक बढ़िया साधन है ना, बढ़िया जरिया है। तो जो बच्चे स्पेशली जिनकी नेटिव मीडियम में जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेज हैं उनमें उनकी बचपन में पढ़ाई हुई, अभी स्कूल में भी प्रॉब्लम क्या होता है वो तो हम देखेंगे ही आगे जाकर। जैसे सपोज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेनी टाइम्स दो स्टूडेंट्स जिनकी इंडिजीनियस लैंग्वेजेज में पढ़ाई होती है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है चीज़ें, किताबें समझने में, क्लास समझने में। एंड दैट्स वाई ये जरूरी है कि हम लोग ना मल्टी लैंग्विस्टिक अप्रोच रखें। एक लैंग्वेज, अपने इंडिजीनियस लैंग्वेज को तो बिल्कुल सीखें क्योंकि वो हमारे लिए घर का हिस्सा की तरह हो गया, पर उसके साथ साथ एक और कॉमन लैंग्वेज सीखें सो दैट टू पीपल कैन कम्युनिकेट ईच अदर। एटलीस्ट एक कॉमन लैंग्वेज का आना जरूरी है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं।
जो आर्टिकल था उस आर्टिकल ने क्या मेंशन किया, दैट असम बीइंग ए लिंग्विस्टिकली डाइवर्स स्टेट, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स स्टेट है, आप यहां देख सकते हो 20+ नेटिव लैंग्वेजेज हैं जो असम में बोले जाते हैं, और इन 20+ नेटिव लैंग्वेजेज के अलावा बाकी जो स्कूल से वहां पे आपको हिंदी यूज किया जाता है, इंग्लिश यूज किया जाता है, और कुछ और नेटिव लैंग्वेजेज में भी, असमीज लैंग्वेज को छोड़कर, असमीज हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी और नेटिव लैंग्वेज में भी कुछ कुछ स्कूल्स में पढ़ाई चल रही है। बट स्टिल ये लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम बना हुआ है। लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम इसलिए बना हुआ है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सपोज नेटिव लैंग्वेज कोई एक पर्टिकुलर ट्राइबल लैंग्वेज है, उन्होंने अपने घर में बचपन से ट्राइबल लैंग्वेज सीखा, पर जैसे ही अब वो स्कूल में गए, वहां स्कूल में जाकर उन पर्टिकुलर ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों को अगर वहां उन्हें असमीज में पढ़ाया जा रहा है या इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, देन दे फील डिफिकल्टीज। अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, वो कंसर्न है इस आर्टिकल का। लैंग्वेज मीडियम मिसमैच, मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिजिनियस कम्युनिटी स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज, जैसा मैंने बताया, बट फॉर्मल स्कूलिंग जब स्टार्ट होती है तो अगर एसमीज में स्टार्ट हो रही है, बट एसमीज के अलावा भी कई ऐसे नेटिव लैंग्वेजेज हैं आसाम में ही, ट्राइबल, स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, या इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, तो स्टूडेंट्स फिर अनफैमिलियर हो जाते हैं। तो ये एक लैंग्वेज मीडियम मिसमैच हो गया या गैप हो गया। अर्ली एजुकेशन सेटबैक्स, अर्ली एजुकेशन सेटबैक वही कि आपकी पढ़ाई तो हो गई पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में, बट धीरे धीरे जब आप हायर एजुकेशन के लिए गए, आपने सपोज आईआईटी जेईई की तैयारी भी कर ली किसी तरह, और उसके बाद आपको आईआईटी मुंबई मिल गया, टॉप आईआईटीज में से एक है, या पर्टिकुलर कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, आप जेएनयू पढ़ाई के लिए गए, डीयू पढ़ाई करने के लिए गए, पर वहां जाके जब आप पहुंचे तो वहां पर आपको नए लैंग्वेजेस का सामना करना पड़ा, या आप स्कूल्स में दूसरे स्कूल में सेलेक्ट होकर गए, वहां पे स्कूल में लैंग्वेज का सामना करना पड़ा, डिफरेंट लैंग्वेजेस का। सो ये इश्यूज स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। ड्रॉप आउट रेट्स एंड लर्निंग गैप्स, लैंग्वेज की वजह से ना, लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से एक और चीज जो नोटिस किया गया कि ड्रॉप आउट रेट्स भी स्कूल में बढ़ रहे हैं और लर्निंग गैप भी बना रहता है। अब ये ड्रॉप आउट रेट क्या है, तो ड्रॉप आउट रेट्स तो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो गया, इनके एनरोलमेंट और फिर इनके स्टडी, रेगुलर स्टडी कंटिन्यू करने से रिलेटेड, राइट। बट जब स्टूडेंट्स, स्पेशली जब वो सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट या सीनियर सेकेंडरी में पहुंचता है, तो कई बार ड्रॉप आउट्स काफी तेज हो जाते हैं। बच्चा अपना पढ़ाई तो करता है, बोर्ड का एग्जाम तो दे रहा है, पर बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जो रेगुलर पढ़ाई उसको करनी चाहिए वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। लर्निंग गैप इसके वजह से उसके ओवरऑल लर्निंग में, उसके ओवरऑल स्कूलिंग में बना रह जाता है। सो दीज आर द इश्यूज जो कि लैंग्वेज मिसमैच की वजह से, जो कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से अराइज होते हैं। अब उसे इंप्लीमेंट करने में क्या क्या जो पॉलिसी वाइज चेंजेस हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में, इन एडुकेट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी एग्जीक्यूशन, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे प्रोवाइड एजुकेशन इन इंग्लिश, एंड ये ना एक कंपल्सन बन जाता है या मजबूरी बन जाता है। While the National Education Policy (NEP) supports mother tongue based instruction, effective implementation remains weak. NEP इस फील्ड में या इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा जरिया है, बट फिर भी उसका इंप्लीमेंटेशन वीक रहता है, और वीक इंप्लीमेंटेशन की वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस मिले या फिर मदर टंग बेस्ड या नेटिव लैंग्वेजेस बेस्ड जो टीचर्स हों उनकी ग्रोथ हो सके, वो इंप्लीमेंटेशन वीक हो जाता है। लिमिटेड टीचिंग रिसोर्सेस एक बड़ा रीजन है। स्कार्सिटी ऑफ ट्रेंड टीचर्स इन ट्राइबल लैंग्वेजेस, लैक ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग मटेरियल, ये एक बड़ा इशू है। हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सिर्फ एसएमएस लैंग्वेज या किसी ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स को नहीं, इवन जो लोग हिंदी भी बोलते हैं या फिर बाकी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, बाकी इंडिजीनियस लैंग्वेज इंडिया के अलग अलग पार्ट को बोलते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टेक्स्ट बुक जो है वो आपको इंग्लिश में मिलती है। अब जब सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतनी दिक्कत हो रही है, तो फिर तो व्हेन स्टूडेंट इज इन स्कूल्स उसको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। Many tribal languages are oral and so standardization script for classroom use is complex. जैसा मैंने फोक कल्चर के बारे में पहले समझाया था, फोक आर्ट के बारे में समझाया था, उसी तरह ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में कि इनका अपना डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं किया गया है। ओरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उनको यूज करके बुक्स बनाना या उनको यूज करके करिकुलम में इंट्रोडक्शन कर पाना वो एक चैलेंज बना रहता है। वे फॉरवर्ड क्या होगा? अगर आपसे इस बेस्ड मेंस क्वेश्चन आए तो आप वे फॉरवर्ड के रूप में क्या सजेस्ट कर सकते हो? स्ट्रेंथनिंग मदर टंग एजुकेशन, कि जो मदर टंग एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए सिर्फ पॉलिसी डिसीजन नहीं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पास टीचर्स का पूल भी होना चाहिए जो मदर टंग में पढ़ा सकते हैं, राइट?
कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आपको मल्टीलिंगुअल टीचर्स को डेवलप करना है, आपको स्कूल्स में डिजिटल मीडियम को यूज करके या फिजिकल कंटेंट को ट्राइबल लैंग्वेजेस को यूज करके डिफरेंट ऑटोनोमस काउंसिल्स का हेल्प लेकर उनके साथ कोलैबोरेशन करके कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। सपोज सारे बुक्स का हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, बट सारे बुक का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, एक डिजिटल रिसोर्स तो प्रिपेयर कर सकते हैं ना ऑडियो विजुअल के फॉर्म में। हम ट्रांसलेटर्स को यूज कर सकते हैं कि धीरे 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 ट्रांसलेशन हो सके, डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। पॉलिसी एंड गवर्नेंस फोकस, जब एनईपी का वीक इंप्लीमेंटेशन एक इशू बना हुआ है तो एनईपी के बेटर इंप्लीमेंटेशन से हम लोग बढ़िया रिजल्ट देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मॉनिटरिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी एंड पेरेंटल एंगेजमेंट, पेरेंट्स का भी एंगेजमेंट। अब पेरेंट्स अपने घर में वो नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, बट बच्चा स्कूल में जाकर इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा है, तो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि पेरेंट्स भी थोड़ा इंग्लिश भी सीखें, बच्चों को नेटिव लैंग्वेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखा सके। या जो पेरेंट्स हैं, अब उसमें सपोज इंग्लिश के अलावा सपोज एसएमएस आ रही है या हिंदी आ रही है, तो वो ना अपने बच्चे को अपनी उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, जिससे ड्रॉप आउट कम होगा, जिससे उसका जो लर्निंग गैप है ना वो कम हो जाएगा। असम गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में कुछ काम किए हैं, जैसे असम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस 20 ट्राइबल लैंग्वेजेज इन प्राइमरी एजुकेशन। असम गवर्नमेंट का ये जो वर्क है ये काफी कमेंडेबल है, दैट द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग 20 ट्राइबल लैंग्वेजेज प्राइमरी एजुकेशन में। धीरे धीरे इसको और आगे भी बढ़ाने की बात है। मदर टंग इंस्ट्रक्शंस बीइंग पायलटेड इन कार्बी, बोडोज, मिसिंग एंड दिमासा कम्युनिटीज। पार्टनरशिप विथ लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, चाहे हम जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं उसमें भी करना, या फिर किसी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, किसी कल्चर को प्रमोट करना, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बड़ा जरूरी होता है। एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या लोकल लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट काफी जरूरी हो जाता है। तो ये सब वैसे तरीके हैं, वो वे फॉरवर्ड हैं जिसके हेल्प से ना हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर का जो इशू है उसको एड्रेस कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट भी कर सकते हैं, और लैंग्वेज डिवाइड की वजह से स्टूडेंट के बीच में जो गैप रह जाती है उसको कम किया जा सकता है। अब आपके लिए यहां प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है सुबनसिरी रिवर के ऊपर। सुबनसिरी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। आप एक बार सुबनसिरी रिवर के बारे में पढ़ोगे एंड देन यू कैन आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेशनल डैम सेफ्टी। अब जब हम सुबनसिरी रिवर के बारे में, जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सुबनसिरी रिवर के बारे में इसलिए मैंने तुम्हें दिया क्योंकि अभी सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक या सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है दैट इज इन द न्यूज। तो जब ये न्यूज में है तो सुबनसिरी रिवर के साथ साथ न्यूज में और क्या है, नेशनल डैम सेफ्टी। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसका वर्क क्या है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। सो रीड अबाउट इट एंड देन आंसर। नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। देन यहां पर मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच किए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या मेंस के एग्जामिनेशन में यहाँ से हेल्प मिलता है कि अच्छा प्रीलिम्स में ऐसा पूछा गया था तो मेंस में और किस तरह से नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। गो थ्रू दिस क्वेश्चन, इनका भी आंसर बताइए आप मुझे। यहाँ पर पेंटिंग का एक एग्जाम्पल मैंने बानी थनी का दिया है। अब आप यहाँ पर द पेंटिंग बानी थनी दिस बिलोंग्स टू विच स्कूल, बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल और किशनगढ़ स्कूल। सबसे पहले आपको यह आंसर ढूंढना है कि बानी थनी इनमें से किस स्कूल से रिलेटेड है। अब आंसर आपको कोई एक मिल गया, फिर आपको उसके बाद बाकी जितने भी स्कूल्स हैं उस स्कूल के फीचर्स भी आपको पढ़ने हैं कि आखिर बूंदी स्कूल कहां पर है। सबसे पहले तो बूंदी प्लेस कहां पर है, कोई बता सकता है? जयपुर यू ऑल नो, कांगड़ा किधर है, किशनगढ़ किधर है। तो इस प्लेस का तो छोड़िए, कम से कम इस प्लेस की जो लोकल आर्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। बनी थनी कई बार पूछा गया है। एंड देन आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मेंस की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है फोक म्यूजिक पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पहले एक स्टेटमेंट है दैट फोक म्यूजिक फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असम्स कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स सोशियो इकोनॉमिक ट्रेडिशन एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। कि फोक म्यूजिक असम के इंटीग्रल कल्चर हेरिटेज का पार्ट है जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को बताता है। डिस्कस द रोल ऑफ फोक म्यूजिक इन प्रिजर्विंग असम्स कल्चरल इथोज।
पहले आपसे क्वेश्चन पहला पार्ट में क्या बोल रहा है कि डिस्कस कीजिए किस तरह से फोक म्यूजिक आसाम के कल्चरल इथोस को प्रिजर्व कर सकता है। देन सेकंड पार्ट है, यहां से सेकंड पार्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इन्फ्लुएंस लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल मीडिया डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय फोक म्यूजिक ट्रेडिशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पहले आपको फोक म्यूजिक के कॉन्ट्रीब्यूशन बताने हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो चैलेंजेस हो रहे हैं और उस चैलेंजेस को किस तरह से डील कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है वो बताना है। यहां पर मैंने आपके लिए अप्रोच भी बना दिया है कि पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए ब्रीफली फोक म्यूजिक को, ठीक है। आपको फोकस एरिया क्या होगा, पहले फोक म्यूजिक के फीचर्स बताना, फिर उसके बाद कॉन्स बताना, मतलब चैलेंजेस बताना कि ग्लोबलाइजेशन का या डिजिटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है फोक म्यूजिक ट्रेडिशन पे, और वे फॉरवर्ड में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एंड वाइल राइटिंग आंसर प्लीज रिमेंबर कि आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, और एग्जाम्पल ना जितने सिंपल हों उतना अच्छा है, क्योंकि सिंपल एग्जामिनेशन आप भूलोगे नहीं। आपके आंसर में जब इवेल्युएटर देखेगा तो उसको लगेगा कि अच्छा इसने रट रटाकर कहीं से भी एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बल्कि इस स्टूडेंट को मालूम है, और फिर वैसे क्वेश्चन में ना मार्क्स मिलने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं गाइज। इसलिए सिंपल एग्जाम्पल देना है जो रटा रटाया नहीं हो। आज के आसाम प्रहरी सेशन में ये टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वीक को फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंड ड्यूरिंग द वीक डेज जो डेली करंट अफेयर सेशन है प्रशांत सर करवा रहे हैं, प्री सिक्योर का सेशन करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो मैं करवा रहा हूं, या जीएस मेंस मंत्रा जिसमें हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी टीचर्स भी, रिस्पेक्टेड टीचर्स भी स्मार्ट आईएएस के आपके साथ जो सेशंस कर रहे हैं, उन सबको भी ना अपने स्टडी शेड्यूल में शामिल कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चेंजिंग वेदर में अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो, अपने घर वालों का, अपनी माँ का ख्याल रखो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।